सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फर्द जुर्म में कहा गया कि आपने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। आपके मुताबिक उन्होंने हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने और दीगर फ्रीकैन पर फर्द जुर्म मौखर करने की इस्तदा की। इस केस की सबात का अहवाल मजीद जानते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि राना शमीम इस फर्द जुर्म पर आप तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराएं और अपना बयान हल्फी भी जमा कराएं। अदालत ने फर्द जुर्म राना शमीम पर पढ़कर सुनाई और फर्द जुर्म में ये बताया गया कि आपने ये कहा है कि साकिब निसार छुट्टियों पर आपके पास गिलगित बल्तिस्तान आए और वहाँ आपकी मौजूदगी में उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है जमानत पर रिहा करने से रोकने के अहकाम जारी किए। तो क्या आप अदालत ने जब तमाम फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई तो उसके बाद ये पूछा गया कि डू यू प्लीड गिल्टी, कि क्या आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, जिस पर राना शमीम ने कहा कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जिस पर अदालत ने उनको आइंदा समाअत तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये इस्तदा की कि मीडिया का किरदार सानवी है, मीडिया को इस मामले में मीडिया पर फर्द जुर्म आयद ना की जाए और जो सहाफ़ी इसमें जो मुल्ज़मान हैं उन पर फर्द जुर्म मौखर की जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर की है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इस अदालत को फोकस करके टारगेट किया जा रहा है, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है जिसकी ज़ात में सिर्फ ये हाई कोर्ट है, ये तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ यही हाई कोर्ट जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हालांकि 2018 जुलाई 2018 से आज तक का कोई ऐसा फैसला दिखा दें, कोई ऐसा बेंच दिखा दें जिस हवाले से आपको सबूत ले आए और मालूम पड़ सके कि वो कॉम्प्रोमाइज थे, या कोई फैसला दिखाते हैं जिससे ऐसा लगता हो कि कॉम्प्रोमाइज होकर उन्होंने कोई ऐसा फैसला दिया होगा। जब ऐसी कोई चीज सामने नहीं ला सकते तो इस अदालत पर क्यों बार बार एस्पर्शंस क्रिएट की जा रही हैं। ये तमाम तरह रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने फर्द जुर्म आयद की है राना शमीम पर और केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी। जनूबी पंजाब सूबे के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली है। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खुतूत लिख दिए हैं। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबे के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी, खुतूत लिखे गए हैं, क्या कहा गया है इनमें? बिल्कुल जी, हुकूमत का जो है अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी से जो है वो राब्ता हुआ है। जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो खतूत अरसाल कर दिए हैं। जनूबी पंजाब सूबे के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के लिए नाम भी मांग लिए हैं और उसमें लिखा गया है खत के मतन में से जो वजीर खारजा और जो वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने पार्लियामान की तमाम जो बड़ी जमातों को जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए कानून साजी के लिए दरकार ताउन की दरख्वास्त में कहा है कि डीजी खान भावलपुर डिवीजन पर मुश्तमिल और जो मुल्तान पर मुश्तमिल जो है जनूबी पंजाब का अलग सूबा बनाने के हवाले से मैं एक खत तहरीर कर रहा हूँ। और ये उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी को जो नून लीग के सेनेटर की तरफ से सेनेट में एक जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी हमायत की है और जनूबी पंजाब का अलग सूबा बनाना इस इलाके के लोगों की ज़रीना ख्वाहिश और पीटीआई के मंशूर का एक कलीदी हिस्सा है। 35 मिलियन लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा करने में बुनियादी रुकावट आईनी तरमीम है, जिसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत दरकार है और इस रुकावट को दूर करने के लिए मैं आपको दावा देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें और 35 मिलियन लोगों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए इस इक़दाम को हकीकत बनाने में तारीखी किरदार अदा करें। शाह महमूद कुरैशी में डिटेल जो है एक लेटर लिखे हैं जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस कियानी। वज़रा के बाद अफसरान के लिए भी नई 52 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को नई गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। जी बताइएगा अली रामे, क्या तफसीलात है इस हवाले से?
جی بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ وزراء کے لیے گاڑیاں خریدنے کی اجازت جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دی، تو اب اس کے بعد افسران جو ہیں وہ بھی نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے انہوں نے عوامی وزیر اعلیٰ پنجاب سے رجوع کیا۔ اب اس کے لیے 58 نئی گاڑیاں جو ہے وہ خریدنے کی اجازت پنجاب حکومت نے باقاعدہ دے دی ہے۔ اب یہ لاہور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی ہے، خاص طور پر سینٹرل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ نئی نویلی اتھارٹی بنائی گئی اور روڈا اتھارٹی بنائی گئی، ان کے افسران کی طرف سے یہ ایک سمری جو ہے وہ بھیجی گئی تھی محکمہ ہاؤسنگ کے تھرو کہ ان کو نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ اب اس کے لیے 5 ڈبل کیبن ڈالے جو ہیں 4x4 وہ خریدے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی 1800 سی سی 20 سے زائد گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، جبکہ 1000 سی سی کی 10 سے زائد گاڑیاں خریدنے کی اجازت جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دی ہے۔ اب اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ 20 کروڑ سے زائد کا خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس پر محکمہ ہاؤسنگ کے حکام سے موقف لیا گیا کہ پنجاب حکومت اس طرح کا بجٹ جو ہے وہ کیوں گاڑیوں پر خرچ کر رہی ہے۔ تو اس پر اب محکمہ ہاؤسنگ کے حکام کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اتھارٹیز اپنی گاڑیاں خرید رہی ہیں یہ اپنے ریسورسز سے خریدیں گی، اپنے بجٹ سے خریدیں گی، گورنمنٹ آف پنجاب اس پر بجٹ جو ہے وہ نہیں دیں گی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اتھارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، جتنی بھی اتھارٹیز نہیں بنائی گئی تو اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ قومی خزانے سے ہی نکال کے دیا جاتا ہے ان کو، لیکن ان کے لیے اب نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے باقاعدہ دی ہے۔ اور ایک طرف تو کفایت شاہی کی مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن حکومت پنجاب دوسری طرف نئی گاڑیوں کی خریداری جو ہے وہ ان کی اجازت جو ہے باقاعدہ طور پر دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس میں بھی کورونا دوبارہ پھیلنے لگا۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد محمد آصف کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ اسپیشل جج سینٹرل کے عملے کے 4 ارکان بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس جہاں پہ مختلف عدالتیں ہیں وہاں پہ کورونا کے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں اسلام آباد کے محمد آصف، ان کو کورونا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے عملے کے 4 ارکان ہیں وہ بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائری برانچ کے انچارج جو ہیں اسسٹنٹ رجسٹرار اسد خان، وہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ اہم ترین برانچ ہے، وہاں پہ کیسز دائر ہوتے ہیں۔ تو یہ کووڈ کیسز جو ہے ایک بار پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پہ سر اٹھانے لگ گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اور نجی سکولز میں کورونا SOPs کے تحت بچوں کی 50% حاضری کا آغاز کر دیا گیا۔ 50% حاضری کے تحت نوٹیفیکیشن پر 31 جنوری تک عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جنید، بتائیے گا۔ 50% حاضری کے تحت پہلا روزہ اور بچوں کو کورونا SOPs کے تحت اسکول آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بچوں کو 3 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر اومیکرون کے حوالے سے جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان پر اسکولوں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، کیونکہ آج پہلا روز ہے، بچوں کو بغیر ماسک اسکول آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس حوالے سے پہلی جماعت سے 6ٹھی جماعت کے بچے 50% حاضری کے تحت آئیں گے۔ ایک روز آنے والے اسکولوں کو بچوں کو اگلے روز چھٹی ہوگی، اور یہ سلسلہ 31 جنوری تک جاری رہے گا۔ اور 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو کیونکہ کرونا ڈوز لگ چکی تھی، اس وجہ سے 7ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچے 100% حاضری کے تحت اسکول آئیں گے، اور یہ سلسلہ 31 جنوری تک جاری رہے گا۔ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں اسکولوں کو سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کرونا SOPs پر بچوں کو سختی سے عمل درآمد کرائیں، اور اساتذہ بھی ان SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں، کیونکہ کرونا جو ہے وہ پھیلنے کا شدید خدشہ ہے، اور اس حوالے سے کیسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف نوٹیفیکیشن جو تھا وہ لاہور کے لیے تھا، اور 31 جنوری کے بعد NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کرونا کیسز کی تعداد کتنی ہے اور بچوں کو مزید چھٹیاں دی جانی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو براہ راست چلیں گے، میرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ دوبارہ 260 پہ لے گئے، اور اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ 2-3 سال میں بھی بن سکے۔ اعلانات پہ اعلانات، افتتاح پہ افتتاح۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ماس ٹرانزٹ کہاں ہے؟ وفاق کا حصہ کہاں ہے؟ یہ 1100 روپے کا جھنجھنا لے کر عمران خان اعلان کرتے رہیں گے، پھر اگلا وزیر اعظم کہتا رہے گا ہم آپ کو 2600 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں وفاق کو، اور آپ 1100 ارب روپے کا کوئی 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا جھنجھنا دیتے رہے اس شہر کو۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے بھائی؟ چراگاہ ہے یہ شہر کوئی جو آئے چرے کھائے اور چلا جائے؟ ایسا نہیں چلے گا، اس شہر کو امپاور کرنا پڑے گا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اس وقت صنعتیں احتجاج کر رہی ہیں، اشتہارات چھپ رہے ہیں،
क्यों नहीं गैस मिल रही इनको? ये विफाक का सब्जेक्ट है। ये सनतें चलती हैं तो पाकिस्तान चलता है। 54% एक्सपोर्ट हमारी है, कराची से होती है पाकिस्तान की। तो फिर आप वहां गैस ही नहीं देंगे तो कैसे प्रोडक्शन होगी, कैसे ऑर्डर पूरे होंगे? ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी हमारी सनतें। तबाह कर रहे हैं आप, बर्बाद कर रहे हैं वफाकी हुकूमत वाले। और इसमें जो एहतजाज सूबाई हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं कर रही। अपने जाती मकासद हो तो आपके एहतजाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर मसला कलेक्टिव हो और खासतौर पर शहर कराची का हो तो सूबाई हुकूमत भी, उसका लहजा भी धीमा हो जाता है। इसलिए मैं पूछता हूं कि MQM क्या कर रही है? PTI के 14 MNA क्या कर रहे हैं कौमी असम्बली में? ये इतनी बड़ी अपोजिशन बनकर सिंध असम्बली में क्या करते हैं? क्या किया इन्होंने इस बिल के खिलाफ अब तक, एक धरनी के अलावा? वो भी इसके प्रेशर में कि हमने यहां पर धरना दिया हुआ है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, ये कराची को बर्बाद करने में, कराची का हक छीनने में एक पेज पर है। इसलिए ये अवामी जिद्दोजहद है और इस धरने में हर शोबा जिंदगी के लोग शरीक हो रहे हैं। अवाम को एक उम्मीद बनी है, हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहते। हमारा ये एहतजाज भी जारी है और आज इंशाअल्लाह हम शाम में, और ये जो अभी हमारा धरना खवातीन का होगा, इसमें भी अहम ऐलानात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों मालूम हो रहा है कि हुकूमत अब बातचीत के दरवाजे बंद कर चुकी है? देखें, वो बंद कर चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि PDM सरबराही इजलास से कबल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। PDM स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। स्टीयरिंग कमेटी सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। सरबराही इजलास स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगा। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। PDM के सरबराही इजलास से कबल PDM की स्टीयरिंग कमेटी का एक अहम तरीन वर्चुअल इजलास कल तलब कर लिया गया है। PDM के स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास की सदारत शाहिद खान अब्बासी करेंगे, जिसमें PDM के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अपने वर्चुअल इजलास में जो PDM का सरबराही इजलास 25 को होने जा रहा है उसकी सिफारिशात तैयार करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो 27 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, उस मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 27 फरवरी को अपने मार्च का ऐलान किया है उसका भी जायज़ा लेगी कि अगर पीपल्स पार्टी मार्च करती है तो उसका PDM के मार्च पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली, क्योंकि अगला जो दूसरा फेज़ होने जा रहा है उसमें किस तरह कामयाबी हासिल करनी है, और उसके साथ जो मुल्की सियासी सूरत हाल और ख़ुसूसन फॉरेन फंडिंग केस का जो स्क्रूटनी कमेटी का जो फैसला आया है कि PDM उस हवाले से क्या कर सकती है, इन तमाम तर सूरत हाल पर PDM की स्टीयरिंग कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। उन सिफारिशात को फिर जो 25 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है उसमें पेश किया जाएगा। उन सिफारिशात की हतमी मंजूरी PDM के सरबराही इजलास में ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। और मौसम का हवाला आपको बताएं, शहर कायद में कल से तेज़ समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते से शहरियों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सर्दी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानेंगे हमारे नुमाइंदा रबिया खान से, जो कि इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ ही मौजूद है। रबिया, बताइएगा। 2 रोज़ से समुद्री हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में जो कमी आई थी, लेकिन अब महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते से एक बार फिर कराची वालों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। कितनी सर्दी बढ़ने का इम्कान है, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, उसमें जो वेस्टर्ली वेव चल रही है, बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, कहीं कहीं शुमाली बलूचिस्तान में ख़ासकर, और वो अभी तक कल से एक नया स्पेल समझ ले शुरू होगा या उसी स्पेल की एक्सटेंशन, तो फिर पूरे पंजाब में बारिश होगी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। तो ये वेव जब आगे निकल जाती है पाकिस्तान के ऊपर से, तो फिर पीछे उसके कोल्ड एयर आती है। तो कल तक तो मतलब सिंध के बलूचिस्तान के एरिया से कल या परसों तक निकल जाएगी, तो परसों से फिर ठंडी हवाएं इस तरह से सिंध में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, कराची समेत। आज बिल्कुल सरदार सरफराज का यही कहना था कि जो लोग समझ रहे थे कि सर्दी का सिलसिला जो है वो कराची में ख़त्म हो गया, तो जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं है। परसों यानी हफ्ते से एक बार फिर शदीद सर्दी का सामना कराची वालों को करना पड़ेगा और सर्दी की लहर का सिलसिला जो है वो 26 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में महकमा मौसमियात का रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे के रोज़ एक और बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब का रुख करेगा। ये सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें बरसाएगा। सादिया खान से तफसीला जानते हैं। सादिया, बताइएगा।
लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो जनवरी और ख़ास कर ये मौसम जो है ये फुल जोबन पर है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी तरह से पूरा एक हफ्ता हो चुका है कि लाहौर में सूरज नहीं है, बादल छाए हुए हैं और सुबह और रात के औकात में धुंध की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हद निगाह भी मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से एक नया अलर्ट जो है वो आज जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कल यानी जुमे के रोज़ जो है एक और सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब में दाखिल होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश का बायस बनेगा। जबकि उसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें बर्फ़बारी की पेशगोई भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर में खासकर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह भी शुमाली इलाका जात में होने वाली बर्फ़बारी है, जिसके लाहौर के मौसम पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। कल लाहौर में बारिश हुई और आज के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि आने वाले हफ्ते में भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शुमाल मगरबी हवाओं और नमी के साथ सिस्टम जो हैं वो अच्छी बारिश का बायस बनेंगे और बारिश का ये सिलसिला जो है खासकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, धुंध में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा दिन के औकात में 13 रहने के इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 65% रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में 240 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में मजीद इसमें इजाफे के इम्कान हैं। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।